नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। देश सहित झारखंड में छठे चरण के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और मतदाता इस चरण में चुनाव डालने के लिए, अपने वोट को डालने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए बेताब हैं और प्रत्याशियों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे आखिरी चरण की, यानी 7वें चरण की, झारखंड की, जिनमें 3 सीटें हैं। संताल की ये सीटें हैं। पर 1 जून को चुनाव होने हैं, प्रत्याशियों की परीक्षा होनी है और वो सीट है राजमहल, जिसमें विजय हांसदा हैं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, तो दूसरी तरफ ताला मरांडी हैं एनडीए के प्रत्याशी यानी बीजेपी के, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। अब चूंकि विजय हांसदा यहाँ से सांसद रहे हैं, तो ऐसे में ये क्या आमने सामने की टक्कर बना सकते हैं ताला मरांडी? क्या लगता है करिश्मा? जी देखिए, यहाँ पर 3 लोगों की लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम भी कहीं ना कहीं ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर माना जा रहा है कि त्रिकोणीय जो मुकाबला है वो राजमहल में देखने को मिलेगा, क्योंकि ताला मरांडी को बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो झामुमो की ओर से विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2019 में विजय हांसदा जीत हासिल किए थे और ऐसा माना जाता है कि राजमहल जो है वो झामुमो की सीटिंग सीट है और यही वजह है कि झामुमो की ओर से पहले रणनीति पर चर्चा होती है और उसके बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है। और ऐसा ही देखने को मिला, विजय हांसदा को चुनावी मैदान में उतारा गया है तो उसके बाद कहीं ना कहीं लोबिन हेम्ब्रम बागी हो चुके थे। उनका कहना था कि झामुमो की ओर से अगर उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्हें अभी झामुमो की ओर से निष्कासित किया गया है, लेकिन कह सकते हैं कि कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर लोबिन हेम्ब्रम क्यों इतने बागी हो चुके हैं, क्योंकि उनका पहले से ही कहना था आसिया कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलेगा पार्टी की ओर से तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और ऐसा ही उन्होंने किया, घोषणा की और उनका कहना है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर देखने को मिल रहा है। विजय हांसदा भी लगातार चुनावी प्रचार प्रसार में व्यस्त है, लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो विकास का कार्य उन्होंने अब तक किया है इसको गिनवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ताला मरांडी की बात करेंगे तो ताला मरांडी 2 बार विधायक बने हैं बोरियो विधानसभा क्षेत्र से, यानी कि 2005 और 2014 में। और अगर बात करेंगे तो वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ 4 महीने के लिए ही आसिया। तो यहाँ पर ताला मरांडी को बीजेपी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो पहले चीजों को देखा गया बीजेपी की ओर से कि आखिर झामुमो की ओर से कौन चुनावी मैदान में उतरेगा, लेकिन स्पष्ट पहले से ही था कि विजय हांसदा ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब लोबिन हेम्ब्रम चुनावी मैदान में उतरे तो सवाल ये उठ रहा है कि किसका खेल वो बिगाड़ सकते हैं, किसके पक्ष में वोट, किसके पक्ष में जो परिणाम है वो 4 जून को आएगा। ये तो यही सवाल का जवाब लेते हैं उदय से। उदय, ताला मरांडी और विजय हांसदा के बीच लोबिन हेम्ब्रम कहाँ है? क्या वाकई ट्रायंगुलर फाइट वो बना रहे हैं यहाँ पर, या फिर लोबिन हेम्ब्रम और विजय हांसदा के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है, ताला मरांडी किनारे हो जा रहे? क्या दिख रहा है यहाँ? देखिए, राजमहल सीट के बारे अगर इससे पहले पूछा जाता तो राजमहल सीट श्योर शॉट कहा जा सकता था कि वो जेएमएम के खाते में है, विजय हांसदा के खाते में। लेकिन 1 साल के अंदर समीकरण काफी कुछ बदल गए हैं। देखिए, विजय हांसदा और पंकज मिश्रा, इन दोनों की साठगांठ को लेकर जनता नाराज है और यहाँ इस तरह की बातें सामने आई है कि वहाँ जो अवैध पत्थरों का खनन हुआ है, राजमहल की पहाड़ियों का जो पत्थर बांग्लादेश से लेकर पश्चिम बंगाल और बिहार भेज दिया गया है, उसे लेकर लोगों में गुस्सा है और जो लोबिन हेम्ब्रम है लगातार जल जंगल जमीन की आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो देखिए, लोबिन हेम्ब्रम कह भी रहे थे कि बसंत सोरेन से उनकी बात हो रही थी कि वहाँ जेएमएम का प्रत्याशी बदला जाए, लेकिन जेएमएम ने प्रत्याशी नहीं बदला। 2 बार सांसद हैं, देखिए वो दिग्गज नेता हैं और कमांड है उनका लोगों पर, लेकिन लोबिन हेम्ब्रम वहाँ खेल बिगाड़ रहे हैं। और ताला मरांडी भी बीजेपी के पुराने वरिष्ठ नेताओं में से रहे हैं और ऐसे में लोबिन अगर इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं कि जल जंगल जमीन खनिज की लूट हुई है और जिस तरह से 1000 करोड़ 1200 करोड़ रुपए का ईडी का आकलन था कि पंकज मिश्रा ने अवैध खनन कराया है, तो पंकज मिश्रा के साथ नाम विजय हांसदा का जुड़ रहा है और अगर ये फैक्टर काम करता है तो लोबिन और ताला मरांडी भारी पड़ेंगे। यानी इस बार राजमहल में कुछ कहा नहीं जा सकता क्या होगा, वहां भी कांटे का मुकाबला दिखाई दे रहा है इस बार। नीरज, लोबिन जिस तरह से लगातार सरकार के खिलाफ बगावती तेवर अपना रहे थे जब वो शामिल थे जेएमएम में, हालांकि जेएमएम ने अब उन पर कार्रवाई की है, तो क्या जेएमएम के कार्यकर्ता, क्योंकि कार्यकर्ता लोबिन के वही होंगे जो उन्हें जिताते रहे, वो जेएमएम के कार्यकर्ता होंगे, अब जब लोबिन बगावत कर रहे हैं तो उनके साथ कार्यकर्ता रहेंगे या फिर जेएमएम की तरफ जाएंगे?
देखिए, ये पहले से ही जो है लोकसभा के चुनाव की घोषणा से पहले ही लोबिन अमरम अपना बागी तेवर दिखा रहे थे। लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो खुलकर बोल रहे थे, और क्योंकि ईडी की कार्रवाई जो कि उदय जिक्र कर रहे थे किस तरह से अवैध खनन चल रहा है, उसको लेकर मुखरता से अपनी बातों को रखते रहे हैं। और ये भी कहते रहे कि हेमंत सोरेन यानी कि उस समय जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो अपनी ओर से कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यही वजह है कि ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। बहुत सारे नए नए आरोप भी जो है लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से लगाया गया था। ये कहा गया था कि जो पंकज मिश्रा थे जो अभी जेल में बंद हैं, उन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, निष्कासन अभी तक नहीं हुआ, जबकि इतना बड़ा आरोप उन पर लग गया, गिरफ्तारी हो गई, मामले में जो है ट्रायल चल रहा है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये लगातार जो है आरोप लगता रहा। अगर बात कर ले, जब सीट की घोषणा हो रही थी राजमहल से और विजय हांसदा को प्रत्याशी बनाया गया था, तब भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और ये कहा था कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। विजय हांसदा ने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है, पार्टी का जो नाम है वो धूमिल हुआ है, ऐसे में उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर पार्टी ने प्रत्याशी बना दिया है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला भी था, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो भी नहीं चाहते हैं कि विजय हांसदा उस क्षेत्र से बतौर प्रत्याशी खड़े हो। और यही वजह था कि उन्होंने कहा था कि लोग चाहते हैं कि वो प्रत्याशी के रूप में सामने आए, वहाँ के कार्यकर्ता चाहते हैं, क्षेत्र की जनता चाहते हैं। और सभी लोगों का बात सुनते हुए उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया, और अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनके प्रत्याशी के रूप में सामने आने से कहीं ना कहीं एक बड़ा समीकरण जो है वो फेरबदल होता हुआ दिखना, हम कह सकते हैं, दिख सकता है। क्योंकि 3 प्रत्याशी ऐसे में हो जाते हैं जो कि बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि इस 3 प्रत्याशी वाला समीकरण बहुत ज़्यादा सीट पे हम लोग को देखने को मिला है, जो कि राजमहल में भी देखने को मिल रहा है, जहां विजय हांसदा जो कि सिटिंग एमपी हैं, उसके साथ ताला मरांडी है, और अब ऐसे में लोबिन हेम्ब्रम। तो लोबिन हेम्ब्रम के आने से बहुत बड़ा जो है राजमहल सीट से फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी फेमस व्यक्ति में से एक है लोबिन हेम्ब्रम, और काफ़ी चर्चित भी हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी मामला हुआ था वो क्षेत्र तक घूमे थे। और एक बात याद होगा, भाषाई आंदोलन झारखंड में एक समय देखने को मिला था, तो उस समय भी लोबिन हेम्ब्रम काफ़ी वहाँ पे एक्टिव दिख रहे थे। और साथ ही साथ स्थानीय नीति के साथ साथ बहुत सारे नीति को लेकर भी वो क्षेत्र में जा रहे थे, पैदल मार्च वो कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जनता तक अपनी पहुँच जो थी उसमें उन्होंने पहुँचाई थी। तो वो एक समय काफी पहले से वो तैयारी कर रहे थे, सीधा सीधा ये समझ सकते हैं नीरज, जो लगातार वो जनता के बीच जा रहे थे। अब लोबिन, ताला मरांडी और विजय हांसदा, ये 3 जब इस मुकाबले में हैं तो लोबिन किसके लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या वो ताला मरांडी के लिए नुकसानदेह होंगे या फिर वो विजय हांसदा के लिए नुकसानदेह होंगे? क्या कहता है वहां का समीकरण, समझेंगे। देखिए, अगर आप बात करें तो इसमें कुछ बात बहुत साफ है कि लोबिन हेम्ब्रम अगर नुकसान करेंगे तो विजय हांसदा का ही नुकसान करेंगे। लेकिन ये नुकसान किस तरह से होता है? क्या लोबिन हेम्ब्रम मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर पाते हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर सेंधमारी कर भी पाते हैं तो कितना कर पाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो आदिवासी और मुस्लिम मिलकर ऑलमोस्ट 70% हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर सेंधमारी करनी है लोबिन हेम्ब्रम को तो बड़े पैमाने पर करनी होगी, अन्यथा ये हो सकता है कि जीत हार का जो अंतर 1 लाख के आसपास था वो घट जाए। इसलिए ये डिपेंड करेगा कि लोबिन हेम्ब्रम वोट कितना लाते हैं, और जो जेएमएम के वोटर्स हैं वो लोबिन हेम्ब्रम से कितने खुश हैं और उनके लिए कितना वोट करते हैं। देखिए, बोरियो विधानसभा में तो उनके लिए वोट हो सकता है, लेकिन जो बाकी 5 विधानसभा हैं जिसमें कि बरहेट भी है, जहां से कि खुद हेमंत सोरेन विधायक हैं, तो क्या वहां के वोटर लोबिन हेम्ब्रम को करेंगे वोट? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, तो सिंपैथी हेमंत सोरेन ले लेंगे नेचुरली। तो इस तरह की परिस्थिति में मुझे दिखता जो है, और आप यहाँ पर जो मुस्लिम प्रतिशत भी अगर आप देखने जाएं तो जैसा मैंने कहा कि आदिवासी और वो मिलकर 70% हो जाते हैं, 35% मुस्लिम आबादी है। लेकिन आप विधानसभा बाहर जाएं तो पाकुड़ में 60% मुस्लिम है, तो वहाँ से तो लीड जेएमएम को मिलेगा, ये तय मानकर चलिए। पिछली बार भी मिला था 49,000 की लीड यहाँ से, और विधानसभा में आलमगीर 65,000 वोटों से जीते थे।
तो पाकुड़ है, राजमहल में 45.7% जो है वो मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर पोलराइजेशन होता है और उसका फायदा बीजेपी को मिलता है। इसके अलावा महेशपुर में 27% मुस्लिम हैं, अब बरहेट में 16%, लिट्टीपाड़ा और बोरियो में 17.5% के आसपास हैं। तो अगर आप देखें तो पाकुड़ में आप नहीं पकड़ सकते, वहाँ से जेएमएम को बड़ी लीड मिलेगी। और ऐसा दिखता है कि चूंकि बोरियो में लोबिन हेम्ब्रम लड़ रहे हैं और ताला मरांडी खुद जो है बोरियो से विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, उनमें और लोबिन हेम्ब्रम में पुरानी राइवलरी है, तो वहाँ अगर ट्रायंगुलर फाइट बनता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। तो मुझे लगता है कि राजमहल और बोरियो ये दो जगह जो है बीजेपी लीड कर सकती है, लेकिन बरहेट, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ और महेशपुर में मुझे लगता है कि जेएमएम ही लीड करेगा। ये बात अलग है कि पिछली बार से वो लीड कम हो सकती है इस शर्त पर कि लोबिन हेम्ब्रम बेहतर प्रदर्शन करें। तो मुझे जो अभी दिखता है, मुझे लगता है कि राजमहल में इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी, लोबिन हेम्ब्रम के आ जाने के बाद भी एज जो है, स्लाइट एज ही सही, वो जेएमएम के विजय हांसदा को है। पिछली बार के आंकड़ों को देखा जाए तो हेमलाल मुर्मू वो जेएमएम से बीजेपी में आए थे और बीजेपी के टिकट पे राजमहल से चुनाव लड़ रहे थे। 90,000 का फासला था, तो कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा फासला नहीं था। अगर उस हिसाब से अगर लोबिन हेम्ब्रम 1-8 लाख वोट ले आते हैं तो ऐसे में वहां पे समीकरण बदल सकते हैं। देखिए, वोटर्स की संख्या भी बढ़ेगी, तो लोबिन हेम्ब्रम को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस देना पड़ेगा और मुझे लगता है कि कम से कम उन्हें 1.5 लाख वोट लेकर आना होगा, चूंकि पिछले बार से वोटर की संख्या भी इस बार बढ़ जाएगी। अब इसमें यही बात है कि वो वोटर लेते हैं तो कौन सा वोटर लेते हैं, सिर्फ ट्राइबल वोटों में सेंधमारी करते हैं या मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करते हैं। जब तक मुस्लिम वोटर्स में वो ज़्यादा डेंट नहीं मारते, ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करते, तब तक जो है विजय हांसदा सुरक्षित हैं। हालांकि जो फर्क था वो लगभग 9% के आसपास का था, तो अगर आमने सामने की लड़ाई होती तो 4.5% का अगर स्विंग इधर उधर हो जाता तो बहुत फर्क पड़ता। लेकिन जब तीसरा कोण आता है तो वहां आपको ज़्यादा मार्जिन चाहिए होता है, वोट सभी के कम होते हैं। कोई एक प्रत्याशी ऐसा नहीं है कि किसी एक ही प्रत्याशी का वोट काटता है, वो दोनों के वोट काटता है। तो यहाँ पर बीजेपी के भी कुछ वोट कटेंगे। ये बात भी सच है कि विजय हांसदा के खिलाफ थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन इन सब के बावजूद मुस्लिम वोटर्स प्लस जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है, जो आदिवासी सेंटिमेंट की बात कर लीजिए, या जो इमोशनल जो कनेक्ट करने की कल्पना सोरेन जो कोशिश कर रही हैं, उसका भी असर जो है इस पर दिख सकता है। और ये बात पता है, इसलिए बोरियो में कल्पना सोरेन की सभा हुई। तो इन सारी चीज़ों पर जो है जेएमएम नेतृत्व का भी ध्यान है और उसी के अनुसार रणनीति बनाई जा रही है। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि विजय हांसदा को स्लाइट एज अभी दिया जा सकता है, क्योंकि अभी चुनाव में वक्त है। तो चुनाव किस तरह से स्पीड पकड़ता है या लोबिन हेम्ब्रम कितना चुनाव बना पाते हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। उसके बाद ही तय होगा। आखिरी मोमेंट तक जो है चीज़ें बदलती हैं, लेकिन फिलहाल जो एज है वो स्लाइट एज जो है वो विजय हांसदा के पास है राजमहल में। तो आपने देखा कि किस तरह संताल की इन तीनों सीटों पर मुकाबला है, और मुकाबला नहीं बल्कि महामुकाबला है, क्योंकि इसकी जीत हार बहुत कुछ आगे विधानसभा चुनाव पर भी निर्भर करती है कि यहाँ सरकार किसकी बन सकती है। तो फिलहाल ये जो हमारा आकलन था, आप देखते रहिए कि किस तरह वहाँ वोटिंग होती है, वो भी आप तक हम पहुँचाएंगे। और उसके बाद सबसे सटीक सर्वे भी आपको न्यूज़ बाइस्कोप पर मिलेगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा उस सीट पर। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे वो सटीक सर्वे, वो सटीक आकलन भी आपके सामने हम लाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। हमें दीजिए इजाजत।